प्रियजनों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भारत के महान्यायवादी के बारे में। जैसा कि बात करते हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में, अगर देखा जाए तो अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है भारत के महान्यायवादी को। दूसरी बात करते हैं कि भारत का महान्यायवादी कौन होता है। देखिए, भारत का महान्यायवादी जो होता है वो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। कौन होता है? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। तो भारत का महान्यायवादी कौन होता है? तो भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार, मुख्य कानून संबंधी कह सकते हैं सलाहकार कौन होता है? तो होता है भारत का महान्यायवादी होता है। अब बात करते हैं कि भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है या किया गया है। तो देखिए, अगर बात करते हैं इनके बारे में तो संविधान के अनुच्छेद 76 में, संविधान के अनुच्छेद 76 में यानी कि 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है या चर्चा की गई है या किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किस अनुच्छेद में इनके बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 76 में बताया गया और वहां पर ये भी कहा गया है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा इनकी नियुक्ति? भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो जैसा कि हमने आपको पहली बात में बताया कि भारत का महान्यायवादी कौन होता है, तो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है या भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है। दूसरी बातें हमने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 76 में अगर देखा जाए तो इनके पद की व्यवस्था की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और तीसरी बातें हमने आपको बता दिया कि आखिर इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? जो भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन नियुक्ति करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति करेगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारत का महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप बता दीजिएगा कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वही इनकी नियुक्ति करेगा, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वही इनकी नियुक्ति करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या भारत के महान्यायवादी किसी को भी बनाया जा सकता है या किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है। उसके लिए योग्यताएं चाहिए। क्या चाहिए? योग्यताएं चाहिए। अब क्या योग्यताएं होनी चाहिए? आइए समझ लेते हैं कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनना है तो उसके पास कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए या योग्यता होनी चाहिए। जैसा कि बात करते हैं, भारत का महान्यायवादी वही व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता होगा वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति भारत का महान्यायवादी नहीं बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत का महान्यायवादी कौन बन सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होती है? अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, अगर सर आप बता देते तो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ यही बातें। ठीक है, आपके मन में जो प्रश्न चल रहा है उस बात को मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए या क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसा कि बात करते हैं, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो वो भारत का पहली बात तो नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर हमारे पास तो भारत की नागरिकता है, तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकता हूँ? नहीं भाई, अभी और सुनिए एक और बातें, उसके बाद आप सोचिएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो किसी हाई कोर्ट में 5 साल के रूप में, अगर 5 साल आपने एक तरीके से जज के रूप में काम किया हो,
यानी कि आपका जज का अनुभव होना चाहिए 5 साल का, तभी आप सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकते हैं। तो पहली बातें हमने आपको बताया, वही व्यक्ति भारत का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, या दूसरी बात करते हैं या नहीं होगा, दूसरी बात तो कंपलसरी ही है, दूसरी और तीसरी बात उनमें से या वाली बात है, अथवा वाली बात है, जो दूसरी और तीसरी मैं आपको बताऊंगा। ये तो कंपलसरी है, भारत का नागरिक होना ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि बात करते हैं, दूसरी बात हमने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति जो हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो, वो भी 5 साल उसने जज के रूप में काम किया हो 5 ईयर से काम किया हो, तभी वो व्यक्ति भारत का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। या अब यहाँ पर अथवा में अगर देखा जाए तो अगर वो 5 साल हाई कोर्ट में जज के रूप में काम नहीं किया है, तो कम से कम हाई कोर्ट में ही अगर देखा जाए तो 10 साल तक अगर देखा जाए तो वकालत किया हो या वकीली का अनुभव होना चाहिए, तो वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन बन सकता है? जिसके पास भारत की नागरिकता हो, या उसने 5 साल दूसरी बात करते हैं 5 साल अगर देखा जाए, 5 ईयर्स अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो, या सेवाएं दिया हो, या अनुभव हासिल किया हो, या और तीसरी बात करते हैं देखिए दूसरा और तीसरा, ध्यान रखिएगा, दूसरे और तीसरे में अथवा में कहा गया, अगर उसने 5 साल जज के रूप में काम नहीं किया हुआ है तो 10 साल वकालत किया हो हाई कोर्ट में, तभी वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तभी वो व्यक्ति क्या बन सकता है? भारत का महान्यायवादी बन सकता है। तो हमने आपको बताया कि भारत का महान्यायवादी कौन बन सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट की योग्यता रखता हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की क्या योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार जल्दी से कंफर्म करिए, यस सर हमें सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। अब आइए बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। तो अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या जो भारत का महान्यायवादी होता है उसका कार्यकाल निश्चित होता है, या आपके ऑप्शन में ऐसे दे देता है कि 5 साल, 3 साल, 4 साल, या निश्चित नहीं होता है, तो आपको क्या लगाना है? निश्चित नहीं होता है, यानी कि डी ऑप्शन लगाना है कि जो भारत का महान्यायवादी होता है उसका कार्यकाल जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि अगर भारत के महान्यायवादी को अपना त्यागपत्र देना हो तो किसे देगा? अगर भारत के महान्यायवादी को अपना त्यागपत्र देना हो तो किसे देगा? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसे ही वो अपना त्यागपत्र सौंपेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारत का महान्यायवादी किसे अपना त्यागपत्र देता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं, उन्हीं को एक तरीके से अपना त्यागपत्र देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इनका वेतन कितना होता है। देखिए वेतन के बारे में यदि बात करते हैं तो कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई है इनके वेतन के बारे में, यानी कि सैलरी के बारे में नहीं बताया गया है। बस इतनी ही बात कही गई है या कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा इनका पारिश्रमिक जो होता है निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा इनका पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि जितना ये काम करेंगे उसी हिसाब से राष्ट्रपति क्या करते हैं? इनके पारिश्रमिक को तय करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में। अगर देखा जाए तो इनको कुछ अधिकार मिले हुए हैं। देखिए अगर देखा जाए तो भारत के महान्यायवादी को कुछ अधिकार मिले हुए हैं। जैसा कि बात करते हैं कि अगर वे चाहें तो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं, और लेकिन वे मतदान नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है अगर वे लोकसभा में बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं और एक तरीके से पूरी बातें सुन सकते हैं। और राज्यसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, या कभी संयुक्त बैठक होती है तो उसमें भी क्या हो सकता है कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वे बैठ भी सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं। लेकिन अगर वोटिंग की बात आएगी तो वे वोटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें यह अधिकार नहीं दिया गया है। अच्छा, इनके लिए एक और बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा
इन्हें एक विशेषाधिकार भी मिला हुआ है। विशेषाधिकार इन्हें ये मिला हुआ है कि जैसे जो संसद के सदस्य होते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं, उसी तरह से इन्हें सारी सुविधाएं मिलती हैं। मतलब जो संसद के सदस्यों को सुविधाएं मिलती हैं, वही सारी सुविधाएं इनको भी मिलती हैं। कहने का मतलब ये है, जिस समान मतलब जैसा एक संसद का सदस्य होता है, वही समान एक तरीके से देखा जाए तो भारत का महान्यायवादी भी होता है। यानी कि जो लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, अगर देखा जाए तो उन्हीं के समान इनको एक तरीके से अधिकार मिलता है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं कुछ सुविधाएं वगैरह जो होती हैं, जैसे एक संसद सदस्य को अगर देखा जाए तो तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं, वे सारी सुविधाएं इनको भी उसी तरह से मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। तो दोस्तों आइए मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। तो भारत का प्रथम महान्यायवादी था या थे MC सीतलवाड़। ध्यान रखिएगा कौन थे, तो MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। अब आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा, अगर वर्तमान के भी भारत के महान्यायवादी के बारे में पता चल जाता तो हमारा सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाता और हमें दोबारा इंटरनेट पे ना जाना पड़ता। तो दोस्तों आपको इंटरनेट पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ वर्तमान के भारत के महान्यायवादी कौन है। तो अगर देखा जाए तो के वेणुगोपाल जो है वही भारत के महान्यायवादी हैं और जिनको नियुक्त किया गया था 2017 में और वे अभी तक बने हुए हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वर्तमान के कौन है भारत के महान्यायवादी। तो वर्तमान के भारत के महान्यायवादी कौन है, वो है के वेणुगोपाल हैं। और प्रथम कौन थे, तो प्रथम के बारे में अगर देखा जाए तो MC सीतलवाड़ जो थे वही भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। और इनके बारे में एक अन्य जानकारी याद रखिएगा, सबसे लंबा कार्यकाल अगर देखा जाए अभी तक में तो MC सीतलवाड़ का ही सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो हमने आपको बताया भारत के महान्यायवादी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोगों को अच्छे से रिवीजन करवा देता हूं, ताकि आपने जो समझा हुआ है वो और अच्छे से आप समझ लें, एक ही बार में आपको पूरी तरीके से सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो पहली बातें हमने आपको बताया कि भारत का महान्यायवादी जो होता है उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरी बातें हमने आपको बताया कि कौन होता है, तो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो कौन होता है, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है या भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमने आपको बताया कि इनके बारे में अगर देखा जाए या इनके पद की व्यवस्था के बारे में अगर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 76 में चर्चा की गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा या किया गया है। और फिर हमने आपको बताया कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं वही इनकी नियुक्ति करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमने आपको बताया कि कौन व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है, तो वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता होगा, वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है, अन्यथा और कोई व्यक्ति भारत का महान्यायवादी नहीं बन सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और दूसरी बात करते हैं उसने क्या किया है, 5 साल जज के रूप में काम किया है हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में, या उसने 10 वर्ष का उसे वकालत का अनुभव है, ठीक है, हाई कोर्ट का, तब वो भारत का क्या बन सकता है, महान्यायवादी बन सकता है या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। तो यहाँ तक हमने आपको अच्छे से बता दिया। फिर हमने आपको बताया कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब तक जो करंट की सरकार होती है, जैसे कि अभी मोदी सरकार है या बीजेपी की सरकार है केंद्र सरकार में, ठीक है, सेंट्रल में अगर देखा जाए तो जब तक बीजेपी है तब तक ये बने रहेंगे। जब कोई नई सरकार अगर आ जाती है तो फिर क्या होता है, ज़्यादातर ये खुद त्याग पत्र दे देते हैं या एक तरीके से दूसरी सरकार पर निर्भर करता है वे क्या चाहते हैं। ठीक है, तो तब तक इनका कार्यकाल लगभग बना रहता है जब तक उनकी सरकार, केंद्र सरकार, मतलब कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार में जिसकी सरकार बनी होती है तब तक ये अपने पद पर ज़्यादातर बने होते हैं। अब बात करते हैं कि ये अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो
तो उनको ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। फिर हमने आपको बताया कि इनका वेतन कितना होता है, तो इनका वेतन कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन इनका पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ तक आपको बता दिया। फिर हमने आपको बताया कि इन्हें किस प्रकार के विशेषाधिकार मिला हुआ है, विशेषाधिकार कह सकते हैं, या किसके समान इनको एक तरीके से अधिकार दिया गया है। जो संसद के सदस्य होते हैं, जो उन्हें सुविधाएं मिलती हैं, वही सुविधाएं इनको भी मिलती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि संसद के सदस्य के समान ही इनकी एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से शक्तियां बनी हुई है। आप कह सकते हैं इनका जो कद है उनके बराबर बना हुआ होता है। यहाँ पर एक और बातें हमने आपको बताया कि क्या ये संसद के किसी सदन में बैठ सकते हैं या अपनी बातों को रख सकते हैं या भाग ले सकते हैं, तो बिल्कुल इस संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं, तो ये वोट नहीं दे सकते हैं, यानी कि वोटिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये मतदान नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या नहीं कर सकते हैं, तो इस संसद के किसी भी सदन में बैठ भले सकते हैं, अपनी बातें भले ही रख सकते हैं, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, और यही आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। फिर हमने आपको बताया कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था या कौन थे, तो MC सीतलवाड़ जो थे वही भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। फिर हमने आपको बताया कि वर्तमान के भारत के महान्यायवादी कौन थे, तो एक तरीके से के वेणुगोपाल के बारे में हमने आपको बताया। इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से मेरी बातें समझ में आ गई हैं, तो जाते जाते एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि हाँ सर, जो आपने हमें समझाया है बिल्कुल राइट है और मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। तो आप सभी लोगों को कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर हम मिलते हैं किसी और दिन अपनी विशेष चर्चा में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।